હેલો फ्रेंड्स કેમ છો મજામાં फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में। तो ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या चीज़ होती है इसको जानेंगे। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है या फिर जो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है वो किस वजह से होती है, तो वो सारे कारण हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है। तो आपको यहाँ पे ये एक डायग्राम दिख रहा है, इसको ध्यान से देखो। इसके जरिए हम समझेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखो कि सन रेज आ रही है, राइट। ये सन रेज यहाँ पे पहुँच रही है अर्थ के सरफेस के ऊपर। पर सबसे पहले ये जो सन रेज यहाँ से आएगी, तो ये सन रेज जो है यहाँ पे कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी? ओजोन लेयर प्रेजेंट होगी। तो ये ओजोन लेयर को पेनिट्रेट करना होगा इसको अर्थ सरफेस पे आने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारी जो हार्मफुल रेडिएशंस होगी इनको ये अब्जॉर्ब करके इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगी ओजोन लेयर, है ना। कुछ एक जो रेडिएशंस है जो हमारे लिए यूज़फुल है वो अर्थ के सरफेस के पास पहुंचेगी। तो जैसे आप देख रहे हो सनलाइट यहाँ पे अर्थ के सरफेस के पास पहुंच रही है। तो ये रेडिएशन जब अर्थ के सरफेस पे आती है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होती है, राइट। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है कौन कौन सी है? मीथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गई, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए। तो ये सारे यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जब ये रेडिएशंस यहाँ पे आके टकराती है अर्थ के सरफेस के साथ और ये रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो यहाँ पे ये जो गैसेस प्रेजेंट है ग्रीन हाउस गैसेस, ये इन रेडिएशंस को ट्रैप करती है, एब्जॉर्ब करेगी और इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगी अर्थ के सरफेस की तरफ। तो लगातार क्या होगा, ये मैकेनिज्म चलेगा, इनके साथ टकरा रही है और फिर अर्थ के सरफेस की तरफ आ रही है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अर्थ का टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि ये अर्थ का टेम्परेचर क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है। ध्यान रखना, अर्थ का टेम्परेचर क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है, ठीक है। अब चलो इसको डेफिनेशन से लेके चलते हैं कि क्या डेफिनेशन में क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ मेंटेनिंग अर्थ टेम्परेचर। अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। कैसे? बाय ट्रैपिंग सन रेडिएशंस बाय ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये क्या कर रही है? सन की रेडिएशंस को ट्रैप कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। पर अब क्या होगा अगर मान लो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट है इनकी मात्रा बढ़ जाती है, लगातार इंक्रीज हो गई। जैसे व्हीकल से पोल्यूशन हुआ उसकी वजह से हो गई, या रेफ्रिजरेटर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है ये रिलीज हुई। तो ये यहाँ से क्या होगा, लगातार जब इनका अमाउंट बढ़ता जाएगा उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा होगी। अब अगर ये ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, जो रेडिएशंस यहाँ से टकराएगी वो इनसे ट्रैप भी ज़्यादा होगी। तो जितनी ज़्यादा ये रेडिएशंस यहाँ पे ट्रैप होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, मतलब इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो किसका रूप ले लेगा? ग्लोबल वार्मिंग का रूप ले लेगा। तो ये क्या हो गया? ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या बोल रहे हैं? द फिनोमिना ऑफ राइज इन एवरेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है उसके अंदर राइज आ गया, किसकी वजह से? ड्यू टू कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज थी इनकी कंसंट्रेशन में लगातार इंक्रीज आया। तो ये जो इंक्रीज आया इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर रही हैं? ज़्यादा रेडिएशंस को ट्रैप कर रही है और इसी को क्या बोल दिया? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल मतलब पूरा ग्लोब की बात कर रहे हैं, मतलब अर्थ की बात कर रहे हैं, है ना। और वार्मिंग मतलब गर्म होना, मतलब टेम्परेचर का इंक्रीज होना। तो सिंपल सा है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट समझते हैं ओजोन क्या चीज़ है। ओजोन अगर आप समझ गए, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ एक गलतियाँ भी करते हो वो भी आपको जानना जरूरी है कि ओजोन क्या चीज़ है। सबसे पहले ओजोन को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? O3। सिंपल है,
O3 से, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम प्रेजेंट होते हैं, तो इसको क्या बोल दिया O3। ठीक है। ऑक्सीजन जो एयर के अंदर आप बोलते हो ऑक्सीजन, वो क्या होती है O2, ऑक्सीजन गैस जो बोलते हो वो O2 होती है, उसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। पर ओजोन के अंदर कितने होते हैं, 3 एटम्स प्रेजेंट होंगे, ध्यान रखना। अब दो तरह की ओजोन होती है, एक को बोला जाता है गुड ओजोन, दूसरा बोला जाता है बैड ओजोन। गुड ओजोन और बैड ओजोन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको समझो। गुड ओजोन वो ओजोन होती है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, और वो फ़ायदा कब पहुंचेगा, जब वो स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर प्रेजेंट होगी। तो अर्थ का ये सरफेस है, उसके ऊपर यहाँ पे ये ओजोन लेयर प्रेजेंट है, तो हार्मफुल रेडिएशन जो भी यहाँ से आएगी उससे ये हमें प्रोटेक्ट करेगी। तो इसको क्या बोलोगे, गुड ओजोन। ठीक है। तो ओजोन लेयर इज कंसिडर्ड एज गुड ओजोन एज इट फिल्टर्स हार्मफुल यूवी रेडिएशन। तो जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन आ रही है उससे हमें बचा रही है, राइट। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखो क्या दे रखा है कि दूसरी ओजोन अगर ये अर्थ के सरफेस पे है या अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर है, ट्रोपोस्फेयर में है, तो उसको क्या बोलोगे, बैड ओजोन। क्यों, क्योंकि ये टॉक्सिक होती है। वही ओजोन अगर जो ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट थी, अगर वो अर्थ के सरफेस पे आ गई तो वो हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचाएगी। वो हमारे लंग टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचाएगी, प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि ओजोन क्या एक डेडली पॉइजन है। तो आप ध्यान रखोगे इस चीज़ को। ओजोन गुड कब है, अगर स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है, और बैड कब है, जब ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होगी। क्लियर। ओजोन पूछा जाता है गुड ओजोन कौन सी है, बैड ओजोन कौन सी है, और क्या इनका रोल है। ठीक है। अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आगे बन के आ रहा है, हाउ इज ओजोन फॉर्म्ड। ओजोन फॉर्म कैसे हुई। तो ओजोन कैसे फॉर्म होती है, जब यूवी रेज जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट करती है। तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर ये यूवी रेडिएशन आई, इसको स्प्लिट कर दिया नेसेंट ऑक्सीजन में। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का एक एटम। तो ये ऑक्सीजन का एक एटम है, ठीक है। तो ये एक ऑक्सीजन का एटम हो गया, ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम हो गया। तो ऑक्सीजन के एटम्स के अंदर उसको ब्रेक कर दिया, किसको, ऑक्सीजन को, किसने, यूवी रेडिएशंस ने ब्रेक कर दिया। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बनी, ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या कर रही है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ गई। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ी और क्या बना दिया, O3, ओजोन इसने फॉर्म कर दिया। अब ये रिवर्सिबल होती है रिएक्शन, तो ये O3 से दोबारा स्प्लिट भी हो सकता है। ठीक है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ी और इसने क्या बना दिया, O3। तो क्वेश्चन यही था, ओजोन फॉर्म कैसे होती है, तो हमने बता दिया ओजोन कैसे फॉर्म होती है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन कैसे फॉर्म होती है, राइट फ्रेंड्स। अब देखो, अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ओजोन इज एक्सप्रेस्ड इन डॉब्सन यूनिट। ठीक है। कितनी ओजोन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो आप किससे कैलकुलेट करते हो, तो उसकी यूनिट क्या है, ध्यान रखना, डॉब्सन यूनिट। डॉब्सन साइंटिस्ट के नाम से लिया गया है, तो ध्यान रखना डॉब्सन यूनिट DU। क्लियर। कई बार पूछ लेते हैं। अब देखो, जो नॉर्मल मिसकंसेप्शन आ जाते हैं यहाँ पे हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि ओजोन डिप्लीशन क्या होता है। ओजोन डिप्लीशन का सीधा सा मतलब क्या है, रिडक्शन इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की थिकनेस में रिडक्शन आ जाना। मान लो कोई ओजोन लेयर थी वो इतनी मोटी थी, है ना। अब ये जो ओजोन लेयर है थोड़ी पतली हो गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये इतनी थिकनेस कम हो गई ना। तो अगर ये इतना अमाउंट ओजोन का कम हो रहा है, सिंपल सा चीज़ है कि अगर ये इतना अमाउंट कम हो गया ओजोन का, तो इसको क्या मतलब लेंगे, इसकी मोटाई क्या हो गई, कम हो गई। दोबारा देखो, अगर मान लो पहले ये इतनी मोटी थी, अब जो है ये इतनी हो गई, तो अब इसके अंदर क्या आ गया, इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस दोनों की मोटाई में देखो फ़र्क कितना है। ये वाली जो है ज़्यादा मोटी है और ये वाली पतली है। तो अगर ये रिडक्शन हो जाए, इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, पतली हो गई, तो उसको क्या बोलोगे, ओजोन डिप्लीशन। सिंपल वही मैंने बोला कि जब ओजोन लेयर की थिकनेस में कमी आ जाए, ओजोन लेयर की थिकनेस में कमी आ जाए, पतली हो जाए, तो उसको क्या बोलोगे, ओजोन डिप्लीशन। अब ओजोन होल क्या होता है, देखो ओजोन होल नाम से ऐसा लगता है कोई गड्ढा हो गया। एक्चुअली के अंदर क्या है, लोग ये समझते हैं कि ओजोन लेयर ये है, और यहाँ से ये क्या हुआ कि ये बीच में से पूरी यहाँ से ऐसे ऐसे चली गई। तो अगर ये बीच में से ये पूरी चली गई तो ये पूरी तरीके से यहाँ पे ओजोन ख़त्म हो गई, आर पार हो गया।
ऐसा नहीं होता एक्चुअली में, ठीक है। ओजोन लेयर में होल का मतलब ये नहीं है कि ओजोन के अंदर होल हो गया। अगर ओजोन लेयर के अंदर पर्टिकुलर जगह पे, अगर मान लो ये ओजोन लेयर है, इसके अंदर सिर्फ इतनी इतनी जगह पे ये थिकनेस कम हुई है, ये थिकनेस कम हुई है, तब आप इसको क्या बोलोगे, ओजोन होल। मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे जब थिकनेस कम हो रही है, बाकी जगह पे ये देखो इधर साइड सही है, ओजोन लेयर मोटी ही है, पर एक पर्टिकुलर जगह से जब वो ओजोन लेयर पतली हो गई, मतलब आपको इस तरीके से नज़र आ रही है, यहाँ से तो ये कैसी है, अभी भी थिक है, इधर की तरफ से क्या हो गई, पतली हो गई, इधर भी वैसे ही नॉर्मल है। तो एक पर्टिकुलर जगह से जब वो पतली हो जाती है तब उसको कहते हैं ओजोन होल। ध्यान रखना है। अब डिक्लाइन इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर एट स्पेसिफिक एरिया, तो ओजोन लेयर आपने सुना होगा एंटार्क्टिका के ऊपर ओजोन होल का फॉर्मेशन। अब एंटार्क्टिका के ऊपर ही ओजोन होल का फॉर्मेशन क्यों हुआ, क्योंकि जो गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस कह लो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस के ऑक्साइड है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ये क्या कर रहे हैं, ये हवा में गए, तो विंड की मूवमेंट के साथ ये सारी की सारी क्या करती है, एंटार्क्टिका के ऊपर वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। एंटार्क्टिका के अंदर वहाँ पे इकट्ठी हो गई, अब क्या होगा, वहाँ पे वो ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करेगी। ओजोन के साथ जब वो वहाँ पे रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, ओजोन डिप्लीशन उस पर्टिकुलर जगह पे ही होगा। तो एंटार्क्टिका के ऊपर ओजोन डिप्लीशन होगा, तो इसलिए ओजोन होल जो है वो कहाँ बनता है, एंटार्क्टिका के ऊपर नॉर्मली देखने को मिलता है। क्लियर। तो ओजोन होल का मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर ही ओजोन लेयर की थिकनेस कम होगी, कोई गड्ढा या ओ होल नहीं बना, ध्यान रखना, कोई होल नहीं बना, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ओजोन लेयर की थिकनेस कम हुई है। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखो, ओजोन डिप्लीशन होता कैसे है, इसको भी समझो। हाउ ओजोन डिप्लीशन अकर, देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम के अंदर, सीबीएसई एग्जाम के अंदर भी आते हैं और आपके उधर भी कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ओजोन डिप्लीशन कैसे हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओजोन डिप्लीशन के लिए, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है उसको डिप्लीट करते हैं। इसके अलावा मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड्स, ये सब भी ओजोन लेयर को ख़त्म करते हैं, पर इनकी रिएक्शन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो आपके सिलेबस में सिर्फ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ही है, उन्हीं की रिएक्शंस आपको स्टडी करनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पहुँचते हैं, वहाँ पे क्लोरीन रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये CFCl3, इसी को क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरो, ये क्लोरो आ गया, फ्लोरो मतलब F, कार्बन मतलब C, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसके ऊपर यूवी रेडिएशन गिरी, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, CFCl2, और ये क्लोरीन रेडिकल रिलीज हो गया। क्लोरीन रेडिकल को शो करते हैं इस तरीके से। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री है इसके अंदर, ठीक है ना, ये क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री है, ठीक है। तो इसको क्लोरीन रेडिकल इस तरीके से शो करते हैं। अब देखो CFCl2 बना, इसके ऊपर फिर यूवी रेडिएशन गिरी, ये किस में कन्वर्ट हो गया, CFCl, एक और क्लोरीन रिलीज हो गया। ये जो क्लोरीन रेडिकल है ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा और ये क्या बनाएगा, ClO, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, ठीक है। अब ये ClO जो है दोबारा क्या कर रहा है, ओजोन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये क्लोरीन रिलीज हुआ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये लगातार क्या हो रहा है, ओजोन जो है वो ब्रेक होती जा रही है, ओजोन क्या हो रही है, लगातार ब्रेक हो रही है, ठीक है ना। तो ओजोन का जो ब्रेकेज होगा इसकी वजह से क्या होगा, ओजोन लेयर डिप्लीट होती जाएगी, पतली होती जाएगी। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। तो ये रिएक्शन अगर आपको सारी याद नहीं रहती, कम से कम ये दो रिएक्शंस आप याद जरूर रखोगे, ठीक है ना। क्लोरीन रिलीज हुआ, क्लोरीन ने ओजोन के साथ रिएक्ट किया, ClO बना और ऑक्सीजन रिलीज हुआ। कम से कम इतना आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। याद रहेगा, हाउ ओजोन डिप्लीशन अकर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर।
कई बार आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बच्चे सिंपल लिख के आ जाते हैं कि वो रिएक्ट करेगा और वो डिप्लीट हो जाएगी। पर अगर आप ये रिएक्शन लिख के आ जाते हो तो श्योरिटी हो जाती है कि आपके मार्क्स कहीं भी नहीं कटेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन। अब जो ओजोन डिप्लीशन होगा उसके इफ़ेक्ट क्या क्या आते हैं, कैसे वो इन्वायरमेंट को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन ह्यूमंस को कैसे कैसे इम्पैक्ट करें। स्किन कैंसर, स्किन के अंदर कैंसर कोज कर सकता है। आई कैटरेक्ट, ठीक है, आई को अफेक्ट करेगा, मोतियाबिंद जैसी जो प्रॉब्लम्स होती है वो हो सकती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया जो होता है, जो आई का सबसे आगे वाला जो पार्ट है, ट्रांसपेरेंट पार्ट, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ सकती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है, वो जगह जहाँ पे इम्यून रिएक्शन चल रही है और जिसकी वजह से उसके अंदर स्वेलिंग आ गई, ठीक है। तो कॉर्निया जो है उसके अंदर एक तरह से स्वेलिंग आ जाएगी। अफेक्ट बॉडीज इम्यून सिस्टम, बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी अफेक्ट करेगा। इसके अलावा दूसरे जो एनिमल्स हैं उनके अंदर ब्लाइंडनेस कोज कर सकता है। यंग वंस जो होते हैं वो डाई हो सकते हैं, मतलब जो अभी अभी बर्थ लिया है जिन्होंने। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो लिविंग क्रिएचर्स है उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, है ना। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई तो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस क्या हो रही है, अंदर एंटर होती जा रही है लगातार और उसको इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या होगा, इन प्लांट्स डिक्रीजेज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जब ये हार्मफुल रेडिएशन पहुंचती है तो आपको पता है क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगी, ठीक है। तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा क्लोरोफिल पिगमेंट। इसके अलावा वो जो वहाँ पे सेल्स होंगे उनको डिस्ट्रॉय करती जाएगी। जो ये सेल्स होंगे अगर ये डिस्ट्रॉय होते जाएंगे तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, कौन से सेल डिस्ट्रॉय होंगे, बेसोफिल सेल्स, है ना। मेसोफिल सेल्स के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, तो वो क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रॉय हो गया, मेसोफिल सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो ठीक है। और लीफ जो होते हैं वो बर्न भी कर सकते हैं, तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो बर्न भी कर जाते हैं अगर ज़्यादा हाई रेडिएशन उनके ऊपर गिरे, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा। सिंपल। तो ध्यान रखना, जब आपसे पूछा जाए प्लांट्स को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं तो आप प्लांट्स वाले पॉइंट लिखोगे। जब आपसे पूछा जाए ह्यूमंस को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं तो ह्यूमन वाले पॉइंट लिखो। एनिमल्स को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं तो आप ह्यूमन भी उसी के अंदर आते हैं तो ह्यूमन वाले पॉइंट उसमें लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखे जाए कि ओजोन लेयर का काम क्या है, ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ ओजोन लेयर। उससे पहले एक पॉइंट रह गया ग्लोबल वार्मिंग। तो आपको बता दिया था मैंने कि ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। पर एक चीज़ और बता दूँ कि ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट क्या आते हैं। तो आप देखोगे जो माउंटेन्स हैं या फिर ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ग्लेशियर्स विल मेल्ट। अब उसकी वजह से क्या होगा, ग्लेशियर्स जब मेल्ट हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, सी का जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा। सी का लेवल इंक्रीज कर गया, उसकी वजह से क्या होगा, सी का जो वाटर है वो लैंड के ऊपर आ जाएगा, लैंड जो होगा वो कम होती जाएगी, ठीक है। और जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रह रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो ध्यान रखना है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, उनमें से एक रीज़न, एक प्रॉब्लम मैंने आपको सिग्निफाई किया। रोल ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का काम क्या है, सिंपल सा है, हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाना, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस पे हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को आने नहीं देगा ताकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्म ना पहुंचे, ग्लोबल वार्मिंग ना हो और अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो यही क्या रोल है, ओजोन लेयर का रोल है। सिंपल। स्टेप्स टेकन टू रिड्यूस द डैमेज टू ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को डैमेज होने से बचाने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए। तो 1987 में एक एग्रीमेंट बना था अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, यूएनईपी की गाइडेंस के अंदर ये हुआ था। यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो इसके अंदर क्या बोला गया था कि सीएफसी का जो प्रोडक्शन है उसको रोका जाए। सीएफसी मेनली प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स है या एसी है या फ्रिज आपके घर में जो है उनसे प्रोडक्शन हो रहा है।
तो उनसे CFC का प्रोडक्शन ना हो, इसके ऊपर रोक लगाई जाए। तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको नाम दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको बोला गया CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स बनाए जाएं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, ना सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर, ताकि इनका प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तभी तो ओजोन लेयर कम अफेक्ट होगी और सर्वाइवल इजी हो पाएगा। क्लियर फ्रेंड? तो ये पूरा था ओजोन के बारे में, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ओजोन। अब जो नेक्स्ट आता है वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये क्या चीज़ होती है? बायोडिग्रेडेबल सिंपल सा बात है, जो डिग्रेड हो सकता है, तो बैक्टीरिया फंजाई ये जो है इसको डिग्रेड करते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो डिग्रेड नहीं हो सकता माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनके पास, बैक्टीरिया फंजाई के पास, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को तोड़ने के लिए तो इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, पर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए कोई इंजाइम नहीं होता। तो इंजाइम ही नहीं है तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे कैसे? पर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए इनके पास इंजाइम होते हैं तो इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। ये बायोलॉजिकल ओरिजिन का होता है वेस्ट जितना भी है, ये मैन मेड होता है। ठीक है, मैन अपने फ़ायदे के लिए इनका बनाता है, पर ये इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। बायोमैग्निफिकेशन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का नहीं होता, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल का बायोमैग्निफिकेशन होता है। बायोमैग्निफिकेशन मैंने आपको बता दिया था, हर एक ट्रॉफिक लेवल में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं केमिकल सब्सटेंसेस की जो कंसंट्रेशन है इंक्रीज होती रहती है ना, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के केस में होगा। यूजुअली नॉन टॉक्सिक होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, पर किसी जगह पे अगर ये इकट्ठा हो गया बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो वहाँ पे स्मेल्स आने लग जाएगी और बहुत सारी डिजीज स्प्रेड कर सकता है, एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा। तब नॉन बायोडिग्रेडेबल तो होता ही टॉक्सिक है और लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता ही करता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर आता क्या है? हाउस होल्ड वेस्ट आ गया, कैटल डंग, सीवेज, ये सारा बायोडिग्रेडेबल में आता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल में प्लास्टिक, पेस्टिसाइड, हैवी मेटल्स, ये सब चीज़ें आती है। वाई नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ब्रेक डाउन क्यों नहीं कर सकते? सिंपल सा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डिकम्पोजर्स कह लो, उनके पास इंजाइम्स नहीं होते उस वेस्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए। सिंपल। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? सब कुछ क्लियर हो रहा है? कहीं पे कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, अब बात आती है कि हार्मफुल इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के, कैसे कैसे अफेक्ट करता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ध्यान रखना, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जहाँ पे होगा वहाँ पे फाउल स्मेल आने शुरू हो जाएगी, बदबू आएगी, है ना। वो जो साइट है वो ब्रीडिंग साइट बन जाएगी मॉस्किटोज़ के लिए, फ्लाइज के लिए, जो कि बहुत सारी डिजीज़ कैरी करती है, जैसे कि मलेरिया हो गया, डेंगू, टाइफाइड, कोलेरा। तो ये सारी डिजीज़ जो है वो स्प्रेड होनी शुरू हो जाएगी अगर वहाँ पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। हार्मफुल गैसेज रिलीज होती है, अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे जैसे वो डिकम्पोज होता जाएगा तो ये गैसेज वहाँ पे रिलीज होगी। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर ग्रो करेंगे जो कि बहुत सारी डिजीज स्प्रेड कर सकते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज जो इजीली स्प्रेड हो जाती है एक से दूसरे के पास, इस तरीके की डिजीज वहाँ से स्प्रेड होगी। क्लियर? तो ये थे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के क्या इफेक्ट्स है? देखो, आपको क्वेश्चन में लिखा होगा क्लियरली किसके बताने हैं, बायोडिग्रेडेबल के या नॉन बायोडिग्रेडेबल के, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बाय एंटरिंग इन फूड चेन। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या है? बायो मैग्निफिकेशन हो जाता है, वो फूड चेन में एंटर कर जाता है। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स अफेक्ट सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। क्रॉप की यील्ड रिड्यूस हो गई उसकी वजह से, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म कर दी, क्योंकि एक पर्टिकुलर मिनिमम लेवल तक ही वो फ़ायदेमंद होते हैं। अगर उससे ऊपर चले गए तो वो इम्पैक्ट करेंगे, वो टॉक्सिक हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा वो पोल्यूशन कोज करते हैं, सॉइल, वाटर, एयर, तीनों तरह का पोल्यूशन ये कोज कर रहे हैं। ठीक है, और पोल्यूशन के क्या क्या इम्पैक्ट है, मेरे ख्याल से आप सबको अच्छे से नॉलेज है उसकी। उसके बाद क्या है, अफेक्ट कर रहा है सोयल माइक्रोफ्लोरा। अब ये सोयल माइक्रोफ्लोरा क्या है? सोयल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनके लिए भी ये टॉक्सिक होते हैं, उनको भी अफेक्ट करते हैं, और बहुत सारे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोइल के अंदर होते हैं।
अब जो है सीपेज अफेक्ट्स ग्राउंड वाटर। तो सीपेज कैसे अफेक्ट कर रहा है ग्राउंड वाटर को? सीपेज का मतलब क्या है? यहाँ देखो कोई भी एरिया है उसके ऊपर यहाँ पे कुछ प्लांट्स वगैरह ग्रो कर रहे होंगे, पर आप देखोगे जब ऊपर की तरफ यहाँ पे अगर कोई टॉक्सिक चीज़ें प्रेजेंट है तो वो क्या करती है, ग्राउंड में नीचे की तरफ मूव कर जाती है, उनका लीकेज हो जाता है। और नीचे की तरफ यहाँ क्या प्रेजेंट है, ग्राउंड वाटर प्रेजेंट है, तो वो लीक करके कहाँ चल जाते हैं, ग्राउंड वाटर में मिक्सअप हो जाते हैं। और यही ग्राउंड वाटर क्या होता है, आप लोग यूज़ करते हो, है ना, तो आपके अंदर वहाँ से पहुँच जाता है वो टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ से जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ लीक कर गए, ग्राउंड वाटर में मिक्स हो गए, उसी को क्या बोल रहे हैं, सीपेज। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट जो आता है गार्बेज मैनेजमेंट। तो ये जो गार्बेज बन रहा है इसको मैनेज कैसे किया जाए, तो इसके अंदर जो अलग अलग स्टेप्स आ रहे हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ गार्बेज। गार्बेज का कलेक्शन कहाँ पे होता है, आप देखोगे घरों से गार्बेज को कलेक्ट किया जाता है, पर हाउस होल्ड्स की ड्यूटी क्या बनती है कि वो बायोडिग्रेडेबल जो और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उनको अलग अलग स्टोर करें, है ना। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग करें, मतलब जो वेजिटेबल वगैरह का है उसको अलग से डस्टबिन के अंदर स्टोर कर ले, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो ग्लासेस वगैरह है उनको अलग से स्टोर करें। तो इसकी वजह से क्या होगा, तो उनको अलग से सॉर्टिंग नहीं करनी पड़ेगी बार बार। ठीक है, वो अगर हाउस होल्ड से ही हो जाता है तो बढ़िया है। उसके बाद क्या होगा, कलेक्शन करने के लिए, गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए कोई ना कोई गाड़ी आती है म्यूनसिपैलिटी की, वो कलेक्ट करते हैं। अब ये गार्बेज को वो डिस्पोजल साइट्स के ऊपर ले जाते हैं, है ना। वहाँ पे जाके सॉर्टिंग होती है वेस्ट की। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर दिया जाता है, जो जिस पर्पज़ से उसको डिस्पोज किया जा सकता है, तो उनके डिस्पोजल के मेथड के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट किया जाता है। तो अगर यहाँ पे ही थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में ही हम सॉर्टिंग कर देते हैं तो यहाँ पे जो है मशक्क़त कम करनी पड़ती है, पर ज़्यादातर लोग जो है वो करते नहीं है, तो जिसकी वजह से बढ़ जाता है काम। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। अब गार्बेज जो आ गया है उसको सॉर्टिंग भी हो गई है, अब उसका डिस्पोजल करना है। तो डिस्पोजल करने के अलग अलग मेथड्स क्या क्या होते हैं उनकी आगे स्टडी करते हैं। मोड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। तो सबसे पहला जो बोल रहा है वो क्या है, लैंडफिल्स। लैंडफिल के अंदर क्या होगा कि बड़े बड़े जो ग्राउंड्स है उसके अंदर ऐसे खड्डे बना देते हैं, खड्डे के अंदर जो है वेस्ट भर देंगे, और जब ये गेस्ट भर दिए ऊपर से मिट्टी डाल के इसको कवर कर देते हैं, तो धीरे धीरे वो डिकम्पोज होता रहता है मैटर, है ना। तो वो डिकम्पोज हो जाएगा पूरा का पूरा, तो वो ख़त्म हो जाएगा। पर वो डिकम्पोज होने में थोड़ा टाइम लगता है, उतने टाइम में हम उसके अंदर और ऐड करते जाते हैं, क्योंकि लैंड हमारे पास इतनी ज़्यादा है नहीं लैंड फिल्स के लिए। तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, और मैटर ऐड करते जाते हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा इकट्ठा होता जाता है। ठीक है, तो लैंड फिल्स के अंदर मेनली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। तो वो क्या करता है, आपने कई भी जगह देखा भी होगा, काफ़ी आपको कूड़ा वगैरह इकट्ठा हुआ मिल जाता है। तो वो जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ख़त्म करने के लिए लैंडफिल्स का यूज़ किया जाता है वो जगह पे, और सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड मेथड यही है। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। वेस्ट को रिसाइकल करो, जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं प्लास्टिक वगैरह है, तो प्लास्टिक वगैरह को क्या किया जा सकता है, उनको रिमोल्ड किया जा सकता है, उनको मेल्ट किया जाता है, और उसके बाद उसको दोबारा बोटल्स वगैरह में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर और दूसरे प्रोडक्ट्स में बनाया जा सकता है। तो वेस्ट की रिसाइकलिंग होती है, तो ये मेनली नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की होती है। प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। तो कंपोस्ट बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है उससे कंपोस्ट बनाया जा सकता है, राइट। इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब क्या, हाई टेम्परेचर के ऊपर बर्न किया जाएगा, तो ऐसे क्लोज्ड बॉक्स सा होता है जिसके अंदर उसको बर्न किया जाता है, तो ये जो बर्न होगा और ये ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे उसको बर्न करके ऐश में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, उस प्रोसेस को इंसिनरेशन बोलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस मैन्योर। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का हम यहाँ पे बायोगैस प्रोडक्शन या मैन्योर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट। तो आपको पता होगा जो घरों से जो भी सीवेज जाता है तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, वहाँ पे उसको ट्रीट किया जाता है अच्छे से, ताकि उसके अंदर जो भी हार्मफुल इन्फेक्टियस चीज़ें हैं उसको ख़त्म किया जा सके, है ना। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स अलग अलग बने हुए हैं, तो जो क्या कर रहे हैं, आपके सीवेज के थ्रू जो वेस्ट आ रहा है उसको रिड्यूस कर रहे हैं, और उसके अंदर से जो इन्फेक्टियस एजेंट्स है उनको भी किल किया जा रहा है। बायो रिमीडिएशन। बायो रिमीडिएशन का मतलब क्या हो गया,
तो जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको लेस टॉक्सिक या फिर नॉन टॉक्सिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना। लेस टॉक्सिक या नॉन टॉक्सिक करेगा कौन? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो है बायो रिमीडिएशन होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत कम ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ये काम करते हैं, पर करते तो है, तो उसके लिए हमारे लिए यूज़फुल तो है ना। तो ये भी एक डिस्पोजल का मेथड हो गया। अब जो है लास्ट टाइम जब रिटन एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था सिंपल यूज़ प्लास्टिक का, केस स्टडी के बेस पे आया था, सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होते क्या हैं? वो ऐसे प्लास्टिक है जो एक बार यूज़ किए जाते हैं और उसके बाद उसको थ्रो कर देते हैं या फिर उसको रिसाइकिल कर लेते हैं। जैसे फूड पैकेजिंग रैपर्स है, बैकेलाइट है, कैरी बैग्स है, प्लास्टिक बोतल्स भी अलग अलग तरह की होती है। तो कुछ इनमें भी आती है जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंदर आती है, ठीक है। ध्यान रखना है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक वो प्लास्टिक जिनको एक बार यूज़ करते हैं उसके बाद हम फेंक देते हैं, ठीक है। तो आपने स्विचेस वगैरह देखे होंगे, आपके घरों में स्विचेस लगे होते हैं, तो वो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स के ही बने होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये अपना चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से ये पूरा का पूरा चैप्टर, है ना। और आपको जैसा भी लगा, अच्छा लगा है, अगर ये पूरा अच्छे से समझ में आया तो नीचे ज़रूर लिख के बताओ कि आपको कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे, थैंक यू ऑल।